लोग वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ थोड़ा पढ़ ले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अब थोड़ा चैप्टर पढ़ लें। ब्रह्मांड सीरीज सिर्फ उसके लिए थोड़ी है, एक दो चैप्टर बोनस चीज़ है। ब्रह्मांड सीरीज तो वैसे सिर्फ सैम्पल पेपर के लिए है, लेकिन ये बोनस चीज़ है एक दो कि आपको चैप्टर भी देखने को मिल जाए। हिंदी में है, ये ना समझना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, CBSE के लिए। तो चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से के दशक से 1947 तक। ये ना समझना, ये तुम ये समझो, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1970 टू 1947, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्ययनों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, मतलब जो कैसे ब्रिटिश आए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। पहले तो वो ट्रेड करने के लिए आए थे, पर टेरिटरी बना के, वो अलग बात है, ठीक है। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थानों की शुरुआत, मतलब नए नए लॉज निकाले उन्होंने। किसानी और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, मतलब किसान के लिए और आदिवासियों के लिए बहुत सारे लॉ निकाले, जैसे कि हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा है मार्जिनलाइजेशन के बारे में। उस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे वो निकाले, क्या बोलते हैं, लॉ निकाले। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। शैक्षण मतलब एजुकेशनल, जैसे कि चैप्टर 7 में पढ़ा है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द कंट्री में कैसे वो विलियम जोन्स ने, इन सब ने मतलब बहुत कुछ किया। वो पिछले चैप्टर के बाद पिछले चैप्टर में मतलब पढ़ाई के लिए डेवलप हुआ। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, जाति के लिए, जाति पे बहुत सारा हुआ है ना, पढ़ा है अपने पहले सिविक्स और हिस्ट्री के चैप्टर में। सामाजिक एवं धार्मिक साझार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकालानों का पतन, उद्यानों का विकास, ठीक है। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूहों और वर्ग क्यों ये क्या लिखा हुआ, असंतुष्ट थे, ठीक है। मतलब कि ये ब्रिटिश शासन से लोग थे, वो क्या राज़ी नहीं थे इसके लिए, मतलब ब्रिटिश शासन के लिए राज़ी नहीं थे। अगर वो सही में राज़ी नहीं थे तो क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है हमारा एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है। मतलब जो लोग थे भारत के, उनको ऐसा, मतलब बदलाव के कारण उनको ऐसा मतलब मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि ये जो देश है, ये जो देश है, ये किसका देश है और ये कैसा देश है। कि जो देश है, ये देश क्या है और किसके लिए है, ठीक है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पतभाष या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, मतलब भारत का मतलब उसके यहाँ की जनता है। वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कास्ट, रिलीजन कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता ही एक भारत है, पूरा पूरा जनता से ही पूरा भारत है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। मतलब कास्ट टास्ट सब कुछ जाए इसी की तैसी में, कि जिसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे सबके लिए उपलब्ध हैं। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण ख़त्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का है ही नहीं, भारतीयों का हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब इतने पहले पैराग्राफ में इतना सा बताया गया है कि भारत क्या है, किसके लिए है। तो भारत यहाँ की जनता है, ठीक है, और भारत सबके लिए है। रंग, जाति, कास्ट टास्ट, भाषा आशा किसी से मतलब नहीं है, भारत सबके लिए है। और यहाँ के रिसोर्सेज सिर्फ भारतीय ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको यह एहसास आया कि जो अंग्रेज़ सरकार है उससे भारत के संसाधन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और यहाँ का नियंत्रण उनके पास ख़त्म हो रहा है। और जब तक ब्रिटिश का नियंत्रण वहाँ ख़त्म नहीं होता, तब तक भारत के लोगों का वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यह चेतना 1950 के बाद
राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1980 और 1970 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरा चुकी थी। मतलब यह जो चेतना थी, मतलब यह जो टेंस थी, 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों के साथ, मतलब उनके बाद जो संगठन बने, एसोसिएशंस बनी, वो साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 में 1880 के बीच में बहुत सारे वो बने राजनीतिक संस्था। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज शिक्षक पेशावरों के हाथों में थी। मतलब ये जो जिनमें से ज़्यादातर संगठन है वो वकील और अंग्रेजी शिक्षित लोगों ने इसको बनाया था। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस आदि कई तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा, नाम के गौर से देखिए, सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सार्व सभी, जनक यानी लोगों का, ठीक है। ये जो है समझ जाना, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू में स्कूल वाले कुछ भी दे सकते हैं कि सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, तो सार्व मतलब सभी लोगों का, ठीक है। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते हैं। मतलब इनमें से जो वो थे, इनमें से जितने भी मतलब वो एसोसिएशन थे, वो सब एक खास जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन जो इनका जो मेन पॉइंट था वो था कि भारत में प्रगति होनी चाहिए, भारत के लोगों को मिलना चाहिए सब कुछ, ठीक है। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। मतलब उनके जो लक्ष्य थे वो किसी खास इलाके के लिए या किसी एक खास जगह के लिए नहीं थे, उनके जो लक्ष्य थे वो पूरे भारत के लिए थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। अब ये संप्रभु क्या होता है? संप्रभु अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो ये शब्द यूज किया जाएगा सॉवरेन के नाम से, ठीक है। सॉवरेन के नाम से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो संप्रभु मतलब सॉवरेन होता क्या है? तो सॉवरेन एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। यह संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपन मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब सॉवरेन एक वो चीज़ है, वो एक ऐसा आधुनिक विचार है जो कि यह बताता है कि भारत के लोगों को अपने भारत के मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी है। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रगति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। मतलब 1870 में 1880 के बीच में जो ब्रिटिश शासन के जो खिलाफ हमारा गुस्सा था, वो असंतोष मतलब डिसअपॉइंट बहुत हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट आया, ठीक है। आर्म्स एक्ट यानी कि जिनके पास हथियार, मतलब भारत ब्रिटिश ने पूरा अपने लिए तो वो प्रोटेक्शन रख ली कि भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते, और इसके चक्कर में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट उनको मिला। उनकी मतलब उनकी जो टेरिटरी गई इंडिया से, तो इसमें इस एक्ट का भी बहुत बड़ा काम है, तो जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। जैसा कि बताया, उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसकी सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। यानी कि वर्नाकुलर एक्ट भी आया, उसी साल आया 1878 में। उस एक्ट में ऐसा था कि जो भी ये न्यूज़ रिपोर्टर अभी के टाइम पे लिखते हैं, तो वो पहले सरकार के खिलाफ कुछ ना लिख सकें, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया कि सरकार के खिलाफ जो भी लिखेगा उसके सारे यंत्र तंत्र जब्त कर लिए जाएंगे और उसको सजा भी हो सकती है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर अखबार में कोई आपत्तिजनक यानी कि ऑब्जेक्शनल चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। अब ये एल्बर्ट बिल क्या है? ये 3 बिल पास हुए थे। पहला आर्म्स एक्ट, दूसरा ये वाला, पहला आर्म्स एक्ट, दूसरा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोनों में मतलब बेकारी एक्ट थे, कोई ज़्यादा खास इंडियन के लिए काम नहीं आए। अब जो एल्बर्ट बिल है ये इंडियंस के लिए थोड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा बिल इन्होंने निकाला। इस बिल में क्या था? इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्तियों के मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों
के बीच समानता स्थापित की जा सके। अब देखो पहले ऐसा होता था कि जो ब्रिटिश जजेस हैं वो ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश का भी केस लड़ते हैं और इंडियंस का भी केस लड़ते हैं। तो ऐसी अथॉरिटी इंडियंस के पास भी होनी चाहिए कि वो ब्रिटिश का केस लड़े, मतलब ब्रिटिश वाले सिर्फ ब्रिटिश का केस, ब्रिटिश वाले इंडियंस का केस लड़ें और ये जो इंडियंस वाले हैं वो ब्रिटिश का केस लड़ें। ऐसा होगा तो इक्वालिटी बनी रहेगी। तो ये एक लाया था एल्बर्ट बिल, मतलब ऐसा बिल आया था कि अब इंडियंस भी ब्रिटिश के खिलाफ मतलब केस लड़ सकते हैं, मतलब जज उसके लिए फैसला सुना सकते हैं। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीय ने इस बात को काफ़ी विरोध किया। तो जब अंग्रेजों ने, अब देखो ऐसा करेंगे तो अंग्रेज तो ये चाहेंगे नहीं कि जो भाई हमारे मतलब अंडर में रहते हैं, मतलब पहले तो ब्रिटिश के अंडर में ही था ना भारत, तो पहले जो, तो ब्रिटिश ऐसा तो चाहेंगे नहीं कि जो हमारे नीचे हैं उनके सामने हमारी मतलब वो हो, बेइज्जती टाइप का हो कि इंडियन जो जजेस हैं वो हम पर फैसला सुनाएंगे। इतना तो बड़े नहीं हो गए अभी, उनका ऐसा कहना था। तो उन्होंने इसका विद्रोह किया, शांत तो रहेंगे नहीं, उन्होंने इसका विद्रोह किया जिससे कि ये एक्ट वापस ले लिया गया। अब देखो एक एक्ट आया था बड़े दिनों बाद जिसका अपन लोग को कोई फ़ायदा हो रहा था, ठीक है, ये एल्बर्ट बिल, अब वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो इसके बाद तो भारतीयों को गुस्सा आएगा ना। तो इस घटना के बाद अंग्रेज़ों के असल रवैये का पता चलता था, मतलब असल रवैये का इनका पता चल गया कि असल इनका क्या काम है। तो मतलब इतनी सी बात है कि भाई 3 लॉ निकाले और तीनों के तीनों, 2 तो पहले से ही खराब थे जिनका पहले हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, एक अच्छा था उन्होंने बाद में कैंसिल करके अपनी ही पूरा फुल कर रहे हैं कि भाई आओ हमारी सरकार गिराओ। सेम यही वाला सीन चल रहा है इनके साथ। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी, मतलब पढ़े लिखे जो भारतीय थे उनके लिए एक भारतीय संगठन की जरूरत थी, क्योंकि अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, साथ मिलकर ही सब कुछ करते हैं। 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधि विधेयक एल्बर्ट विधेयक एक मिनट, ये एल्बर्ट विधेयक का मतलब जो एल्बर्ट बिल जो आया था उसकी जो कंट्रोवर्सी थी उसके हिसाब से इसको और गहरा कर दिया गया। अभी इसको अच्छे समझाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि बट द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंड द डिजायर, मतलब एल्बर्ट बिल की वजह से इसको मतलब हटा दिया गया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स, हाँ फिर ठीक, फिर इसके बाद 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का कि भारतीय मतलब कांग्रेस का जो कांग्रेस है उसका निर्माण कहाँ और कब किया गया था और कितने प्रतिनिधि बुलाए गए थे। तो 72 प्रतिनिधि बुलाए गए थे और 1885 में हुआ था और बम्बई में हुआ था, ठीक है। संगठन के प्रारंभिक नेता, जो संगठन के जो नेता थे, जो स्टार्टिंग के नेता जिन्होंने इसको बनाया, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। तो सबसे ज़्यादातर बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरी जी व्यवसायी और प्रचारक थे। ये जो नौरी जी थे ये पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट मतलब प्रचारक। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राजवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवा नेतृत्व ब्रिटिश अफसर ए हु ह्यूम, मतलब आपके ए ओ ह्यूम, ठीक है, ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो अब इसके बाद में ये स्रोत बन दिया गया है। इसके बाद ये वाला ख़त्म। ये पहले पढ़ लेते हैं। प्रचारक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठका में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है, मतलब रिपोर्टर टाइप का, ठीक है। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है।
और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बारूद बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी भी वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अब ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत ही आलोचना की गई है। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद अ नेशन इन द मेकिंग है, ये अगली वीडियो में देखेंगे।